नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक लेके आया हूँ, वो है मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे ईयर 2025-26। देखिए, इससे बहुत ही ऐसा देखिए पढ़ेंगे तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकने की पूरी पूरी संभावना, मतलब मेरे हिसाब से 99% जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैंने सिर्फ वो टॉपिक कवर किए हैं, और कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ हम देश के जो आंकड़े उनके साथ भी इसकी तुलना करके जरूर आपको बताऊंगा। आपने करना ये कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरा, और जहां आपको लगे इसको पॉज करना, आपने नोट करना है, और लास्ट में इसमें मैंने क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं, तो आपने उन एमसीक्यूज को भी हल करना है। हालांकि आंसर आपको मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ मैं कह दूंगा हमारी टीम को, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, या आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, या हजेला आईएएस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करें, और ध्यान रखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि जो भी एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक सर्विस से जो भी क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा कि एमपी में जो क्वेश्चंस आते हैं तो लगभग ये मान के 15 से 20 क्वेश्चंस तक का ऐसा वेटेज है, मतलब इकोनॉमी का हम 15 से 20% का एक लेकर के चले, जहां से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जब भी डेटा या आंकड़ों की बात करते हैं तो हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनके आंकड़ों को ही ज्यादातर प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो अपने इतने 22-23 साल का जो अनुभव है उसके निचोड़ के आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किया और एमसीक्यूज तैयार किए, तो वो आपको जरूर आपके एग्जाम में बेनिफिट पहुंचाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से एक समझ बना पाएं, और इसे 4-5 बार अगर आप रिपीट करेंगे, आप पढ़ेंगे, अपने आप नोट्स निकाल लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो तय मान के चलिए इस हिस्से से जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे होंगे। आप तो अभी कमेंट बॉक्स में जो बताना, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए या एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आप मुझे तब भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, और ये नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको, तो यहाँ भी दिख रहे हैं, और सेम ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको वहां मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो देखिए, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे ईयर 2025-26 अगर हम देखें तो यहाँ देखें कि इन्हें 17 फेब को प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि हमारे वित्त मंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री इस वक्त जगदीश देवड़ा जी हैं, और वे साथ ही साथ एक जिम्मेदारी और निभा रहे हैं कि वे उप मुख्यमंत्री भी हैं। राइट, सो ध्यान रखिएगा। इससे क्या पता चलता है, हम ये देखते हैं, और यहाँ कुछ बातें देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितना है, और इसके अलावा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें कि कितना हमारा घाटे का बजट है, कितना प्रॉफिट का सरप्लस हमारा कितना है। तो ध्यान रखें, बजट पे हम जाएंगे तो बजट हमारा घाटे का नहीं है। राइट, लेकिन हम यहाँ पे जब बात करेंगे, अच्छा हमने उधार कितना ले रखा है, कितना हमारा 30-31% कितना ऐसा है जो हम उधार चुकाने में चला जाता है, हमारी टोटल जीडीपी का कितना परसेंट हमने बोरो कर रखा है, उधार ले रखा है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करें, और सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये 2025-26 के हिसाब से देखें तो राज्य में अगर देखें तो कितना है हमारे स्टेट का, जो जिसे बोला जाता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसे भी जान लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कोई भी स्टेट या देश की बात करें, तो उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो उसकी देश की जो पूरी सीमाएं भौगोलिक, उनके अंदर जो भी सर्विसेज, गुड्स, किसी भी तरह का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है वित्तीय वर्ष की सीमाओं के अंदर की, उसे जीडीपी कहा जाता है। ग्रॉस में बात कर रहा हूँ, नेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मध्य प्रदेश की लगभग जो एस्टिमेटेड है उसे देखें तो 16.69 लाख करोड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16.69 लाख करोड़ ये एस्टिमेटेड है। राइट, और अगर ग्रोथ रेट को देखें हम कि कितनी, लगभग तो नॉमिनल ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है 11.14, ठीक है, 11.14 अनुमानित वृद्धि दर है, जो कि नाम मात्र की वृद्धि है, ध्यान रखिएगा। तो यहां एक और शब्द आया, वास्तविक वृद्धि दर। ये देखिए, इसके लिए बेस ईयर लिया है 2011-12, तो आप ध्यान रखें बेस ईयर क्या, यहाँ पे 2011-12 ये बेस ईयर लिया है। इसके हिसाब से अगर देखें तो वृद्धि कितनी होने की संभावना है, 8.04, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा। राइट,
सो इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगली बात आती है कि आखिर यहाँ पर जो घाटे की बात करें हम, कि जो फिस्कल डेफिसिट है, अर्थात कितना घाटा रहेगा, जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, तो जीडीपी का प्रतिशत के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो होगा 4.6। ध्यान रखें 4.6। अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में जीडीपी के कितने प्रतिशत जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारा राजकोषीय घाटा है, तो 4.6% का है, राइट। पर कैपिटा इनकम की बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वर्ष ईयर 2025-26 के लिए 1,69,050 रुपीज पर एनम, ये एस्टिमेटेड है कि इतना पहुंच जाएगा, राइट। और पिछले साल से अगर तुलना करें तो पिछले साल कितनी थी, 1,54,124, मतलब 1,54,124 रुपए। तो उस पिछले साल से इस साल की अगर तुलना की जाए 24-25 से 25-26 में, तो लगभग 10% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखें 10% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम स्थिर कीमतों पर देखें तो जो कि 2011-12 के आधार पर देखें तो 2011-12 में कितनी थी, लगभग 38,495, मतलब आप कह सकते हैं 38,500। तो उससे लगभग 4 गुना की वृद्धि यहां पर हो चुकी है, राइट। 4 गुना से अधिक की वृद्धि दिखती है हमें। इसके अलावा और देखें हम जो कि अगर हम बात करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पर या स्थिर कीमतों पर कितनी है, अभी अनुमानित आय पहुंच गई है कितना, लगभग डबल पहुंच गई है, बोल सकते हैं हम 78,971। ध्यान रखें इन बातों को लग रहा होगा कि आपको डेटा आंकड़े हैं, लेकिन जब आप कहेंगे कि चालू कीमतों पर, तो मतलब वर्तमान की कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, तो 2011-12 जो बेस ईयर है उससे लेकर के जो कंपैरिजन किया जा रहा है उसकी तुलना में कितनी, तो वो बताई जा रही है यहाँ पे। तो वैसे आप देखेंगे तो लगभग 1,70,000 के आसपास आ रही है, राइट, चालू मूल्यों पर। और स्थिर कीमतों पर देखेंगे, कांस्टेंट प्राइस पर देखेंगे तो 76 पहुंच गई है। पिछले साल से इस साल तक की तुलना में देखेंगे तो लगभग 10% की इसमें वृद्धि हुई है। और अगर वैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 गुना तक की वृद्धि आप होती हुई देख रहे हैं, कब से, 2011-12 से। चलिए आगे देखते हैं अब, और यहाँ पर कि राजस्व रेवेन्यू बैलेंस की अगर हम बात करें तो कितना सरप्लस प्राप्त होगा, इस बात को देखें तो ईयर 2025-26 में 2,618 करोड़ का सरप्लस रेवेन्यू प्राप्त होने की संभावना है। तो ध्यान रखें प्रश्न आ गया सरप्लस कितना होगा, तो आप ध्यान रखें 2618 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आता है कि क्या जो टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ेगा, ध्यान रखें ये टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, सरकार की इनकम होती है, ठीक है, ध्यान रखें। यहां पे हमने क्या बोला, कितना राजस्व बढ़ेगा, तो यही जो टैक्सेस से तो मिलने वाला है, राइट। तो ये ध्यान रखें यहाँ पे कितना टैक्सेस से जो रेवेन्यू बढ़ने वाला है वो कितना बढ़ जाएगा, लगभग 13.5%, 13.57। इसे ध्यान रखिएगा। एक और बड़ा आंकड़ा जो कि जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं कि टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जो हमने ऋण लिया है, लोन लिया हुआ है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, लगभग ये आप मान के चलिए 31% के आसपास है। तो अगर हम बात करें कि जो ऋण का अनुपात कितना है, तो ये देखते हैं जीडीपी का अनुपात और ऋण में 31.3%, मतलब 31%। अगर मान लीजिए 100 पूरा हमारा, अगर 100 रुपए अगर हम देखें तो 100 में से 31 रुपए हमारे पास कैसे आए, हमने ऋण लिया हुआ है। और ये कोई भी डेवलपिंग जो देश होता है, डेवलपिंग स्टेट होता है, तो वहां पर सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, पूंजीगत व्यय करना है। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है, ऐसे जगह पे खर्च करना जिससे कि और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने के लिए संभावनाएं बने, सड़कें बनाना, रेल का विस्तार करना, एयरपोर्ट्स का विस्तार करना, या अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इस तरह की जिन्हें हम बोलेंगे कि परमानेंट स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, और जिससे कि और ज्यादा इनकम जनरेट हो सके, क्योंकि रोजगार सृजित होंगे तो और ज्यादा लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ेंगे सरकार के। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हम ध्यान रखें, अगर इस तरह से किया भी जाता है ये तरीका, तो देखिए अगर एक लिमिट में किया जाता है तो ये कहीं से बुरा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अगर हम बात करें इसको इतिहास में लेकर के जाएं तो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे बाहर निकालने का काम किया था। तो वहां पर अगर हम देखें तो यही जो था, इसी सिद्धांत ने किया था कि आप लोगों के जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे को भेजिए,
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च करें, राइट। इसे केन्स मॉडल कहा जाता है। उस वक्त के अर्थशास्त्री थे, उनको इस मॉडल के लिए, केन्स के मॉडल को नोबेल अवार्ड भी मिला था कि लोगों को आप चीपेस्ट लोन प्रोवाइड कीजिए, आप किसी तरह की सब्सिडीज दीजिए, लोगों के पॉकेट में पैसा दीजिए, सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए ताकि वहां पे स्किल अनस्किल दोनों तरह के लेबर को काम मिले, लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो मार्केट में जाएगा, खर्च करेगा, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी फैक्ट्रीज में, फिर और ज्यादा नए रोजगार सृजित होंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ेगा। ध्यान रखें, मैनार्ड केन्स नाम था उन अर्थशास्त्री का जिन्होंने सिद्धांत दिया। मैनार्ड केन्स, इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। ध्यान रखें, क्या केन्स मॉडल बोला जाता है इसे। अब यहां देखते हैं कि अगर हम बात करें कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये प्राथमिक का मतलब क्या है, इसे समझिएगा। जैसे कि खेतीबाड़ी, किसानी, पशुओं को पालना, मछली वगैरह पकड़ना, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। फिर सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे फैक्ट्रीज, उद्योग, सेवा, माफ कीजिए सेवा नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, किस तरह की फैक्ट्रीज, कारखाने। टर्सरी में क्या आएगा, इसमें आएंगी सेवाएं, सर्विस सेक्टर, जहां पर कोई चीज सेवा दे रहा है, जैसे कि एक नर्स सेवा देती है, डॉक्टर सेवा देता है, सीए सेवा देता है, एक टीचर आपको पढ़ा के आपको सेवा देता है, आप सैलून में जाते हैं, आपके कोई बाल काटता है, वो एक सर्विस है, तो वो आ गया इसमें। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वो भी एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो इस सारे के सारे, अब अगर देश की बात करें तो देश में जो टर्सरी सेक्टर है इसका योगदान ज्यादा बढ़ गया है, 56% के आसपास है, उससे ज्यादा है इसमें, राइट। प्राइमरी सेक्टर हमारा काफी 17-18% तक पहुंच गया है, और सेकेंडरी सेक्टर जो बचा हुआ पार्ट। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर पिछड़ा राज्य है हमारा, तो ज्यादा जो बड़े लोग जो जिसमें ज्यादा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 43.09, तो आप इसे 43 कह सकते हैं कि 43% लोगों को रोजगार कहां पर मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में मिल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में। ध्यान रखें, प्रश्न आएगा प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, इस राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो एग्रीकल्चर है। देन उसके बाद फिर कहां पहुंच जाएंगे आप, टर्सरी में पहुंच जाएंगे, और सेकेंडरी सबसे कम है। तो ध्यान रखें, प्राथमिक क्षेत्र लगभग 43% लोगों को रोजगार दे रहा है राज्य के। फिर आता है दूसरे नंबर पर तक जो तीसरे नंबर का क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, वो 37% लोगों को रोजगार देता है, और जो कल कारखाने जहां फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों को रोजगार देता है। आप नोट कर लीजिए, यहां से 99% प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आप पिछले सालों के अगर क्वेश्चन पेपर खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ना केवल यूपीएससी में बल्कि सारे स्टेट्स के किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम हो, हर जगह जरूर पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, अलग अलग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ध्यान रखें, प्राइमरी सेक्टर 43%, टर्सरी सेक्टर जो तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है, आप आसान बनाने के लिए लिख लीजिएगा, प्राइमरी में कृषि कर दीजिएगा, सेकेंडरी में उद्योग कर दीजिएगा, और टर्सरी में कर दीजिए सेवा क्षेत्र। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख लीजिए, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, या फिर अस्पताल में आप जाते हैं सेवा लेते हैं, या फिर आप सैलून में जाके अपने बाल कटवाते हैं, वो सब कुछ सर्विस है, राइट। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां से भी प्रश्न आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि वृद्धि जो है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर हम देखें तो टर्सरी सेक्टर में लगभग अगर हम यहां पे बात करें तो 15.8, इट मीन 16% की ग्रोथ रेट है। मतलब सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही, कितना, लगभग 16% एस्टिमेटेड। अब यहां पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो क्या है, वो उद्योग आएंगे जहां पर 10% की ग्रोथ रेट है, और जो जिसका योगदान सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र वो मात्र 7.3% पर है, राइट। तो आप देखेंगे अगर जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करते, सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र लगभग 43%, 37% टर्सरी सेक्टर, और बचा हुआ जो 20% का है वो आप देंगे सेकेंडरी। लेकिन जब इन तीनों क्षेत्रों में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसमें, ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है, तो वहां पर अगर टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है 16% की। देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो वो आ जाएगा सेकेंडरी, मतलब उद्योग क्षेत्र आ जाएगा जहां पे 10% की ग्रोथ रेट है, और प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है वहां पे सिर्फ 7.3। इसे आप ऐसे समझिए कि क्या अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण का, गांव का रहने वाला है, क्या वो अपने बच्चों को आगे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाना चाहेगा, नहीं। क्यों,
क्योंकि वहाँ रोजगार की कम संभावना है, लाभ कम होता है, जोखिम ज़्यादा होते हैं, वो सारी चीज़ें उस सेक्टर में नहीं। तो लोग अब पढ़ रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं। स्किल्ड हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना आ गया, आईटी सेक्टर का ज़माना है, कम्युनिकेशन सेक्टर का ज़माना है। ऐसे में लोग ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल्स पर ऐप पे काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 16% है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और कारखाने देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए राज्य की सरकार क्या कर रही है, अलग अलग जिलों में आसपास के जिलों को मिला करके रीजनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट समिट्स की जा रही है। मतलब इसका मतलब एक तरह की बैठकें, सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं, कभी रतलाम में, तो कभी रीवा सतना में, तो कभी उज्जैन में, तो कभी भोपाल में। इन्हें इन्वेस्टमेंट समिट कहा जाता है, राइट, जहां पे निवेशकों को बुलाया जाता है, उन्हें आकर्षित किया जाता है कि आप मध्य प्रदेश में आइए, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा हम आपको इलाका बना करके देंगे, आप वहां आइए, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप जो रहेगी वहां अपने उद्योग लगाइए, और आपको टैक्स में छूट मिलेगी, बिजली के बिल में छूट मिलेगी, और कई सारी जो चीजें उनमें आपको छूट का लाभ मिलेगा। तो आप आगे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरह की समिट्स की जाती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहां देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में नो डाउट सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, और ऐसे में यहां पर कुछ क्षेत्रों में वृद्धि भी दर्ज की गई है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में अगर देखें तो 6% की ग्रोथ है, उसी तरह से अगर मीट प्रोडक्शन में अगर देखें तो 10% की वृद्धि हुई है। और अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि इन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, राइट। तो इससे पशुपालन बढ़ेगा। और देखते हैं इसके अलावा क्या हो रहा है। रूरल इलाके जो हैं वहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि उन इलाकों में रोजगार सृजित होंगे और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। उन्हें अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, और वहां पर काम करने के लिए भी लोगों को मजदूरी के तौर पर वहां पे रोजगार मिल जाएगा, अनस्किल्ड वर्कर्स को, जिनको रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं, हमने बात की कि प्राथमिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो यहाँ पर देखें कि मिल्क प्रोडक्शन में क्या स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश की अगर देखें तो प्रति व्यक्ति मिल्क अवेलेबिलिटी अगर देखें पर कैपिटा तो 7.7 ग्राम प्रतिदिन है। अगर हम देश की बात करें तो इस वक्त भारत की लगभग कितनी है, तो भारत की लगभग होगी 424 के आसपास है, राइट। तो भारत से ज्यादा, मतलब बात करें कि देश की औसत मिल्क उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति, उससे ज्यादा यहां पर हमें मध्य प्रदेश में मिल रही। तो ध्यान रखें ये एक आंकड़ा है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कंपैरिजन करके मैंने बता दिया कि देश में लगभग 424, 425 या 450 तक मान के चलें। ये 23-24 के आंकड़े जो मुझे मिले मैं वो बता रहा हूं, तो मे भी हो सकता है 450 के आसपास हो, लेकिन मध्य प्रदेश ज्यादा है। और यहां पर कुछ बातें और जरूरी है जाननी, उन्हें भी बात कर ही लेते हैं अभी। जैसे कि मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा नंबर है, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले पूरे देश में, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, राजस्थान, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान आता है। गुजरात मध्य प्रदेश से नीचे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आता है तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिए पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में गुजरात नीचे आता है। अंडे की बात करें, क्योंकि लगातार देखिए देश में प्रोटीन की कमी पाई जाती है पोषण के स्तर पर, क्योंकि भारत में दलहन का उत्पादन कम होता है। भारत में दलहन और तिलहन दोनों कम है, राइट। तो हम ये दोनों चीजें दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते हैं। इट मीन्स हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनको मंगवाते हैं, हम उनको अपने देश में मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो ये देखिए क्या हो रहा है, अंडे एक तरह से विकल्प हैं प्रोटीन के सोर्स का, लेकिन अंडे के मामले में यहां उत्पादन लगातार घटता चला जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में उत्पादन लगभग 8% घट गया, जहां हम दूध 6% और मीट 10% देख रहे हैं, यहां पर अंडे का उत्पादन 8% घट गया है। प्रति व्यक्ति अंडे की जो उपलब्धता थी, जहां पहले 40 अंडे प्रति वर्ष एक आदमी के लिए उपलब्ध थे, वो घटकर कितने रह गई है, 35 एग, राइट, 35 नग प्रति वर्ष रह गई है। इट मीन्स यहां पर गिरावट आई है, और ये गिरावट लगभग 12.5% की बड़ी गिरावट है। जहां मिल्क में देखते हैं 6% की ग्रोथ हुई है, मीट में देखते हैं 10% की ग्रोथ हुई है, वहीं अंडों में हम देखें उत्पादन लगभग कितना हो गया है, 8% घट गया है। अगर नेगेटिव ग्रोथ की बात करें तो लगभग 12.5% की यहां पे गिरावट देखते हैं।
और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट समिट बुलाई जाती है, तो इसका असर भी दिखता है। कैसे? अगर देखें तो पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राज्य को मिला, और जिससे अगर देखें तो 80,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। 48,000 लोग निवेश आया, 48,000 करोड़ रुपए, जिससे 80,000 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हुए प्रदेश में। यहां देखते हैं, अगर हम पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें तो याद रखिएगा मैंने कहा वो पिछले साल का 48,000 करोड़, जिससे 80,000 लोगों को रोजगार की संभावना बनी। अगली बात करें कि 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कितना रहा, तो पिछले 5 सालों में अगर देखें तो लगभग यहां पर 1,32,861 करोड़, मतलब 1,32,861 करोड़ रुपए का निवेश होने का सरकार दावा करती है, जिससे कि 2,41,514 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। ये ध्यान रखें, पिछले 5 साल का डेटा है, इस बात को समझ लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो कुछ का कुछ करके आ जाएंगे। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आगे के लिए जो प्रस्तावित हैं जो निवेश, वो देखा जाए तो लगभग 1,028 इकाइयों को जमीन को एलोकेशन हुआ, आवंटन किया गया, जिसमें कि इस तरह के प्रस्ताव, अभी सिर्फ प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, प्रपोज्ड है, ध्यान रखना, 1.17 मतलब 1,17,00,000 करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मतलब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर इतना होगा तो तय मान के चलिए कि लगभग 1.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अब बात वही होती कि इतने तो प्रपोज्ड हैं, इतने तो एमओयू साइन हुए हैं, अगर वो होगा तो लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवा सेक्टर, स्टार्टअप और पर्यटन में क्या चल रहा है, तो व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अगर देखें तो लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही। इसलिए हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही, कितनी, 16% की, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत तेजी से आ रहा है पैसा। इसके अलावा हम देखें तो कई सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर पिछले सालों की बात करें तो राज्य में अभी 1723 स्टार्टअप्स हैं और इंक्यूबेशन सेंटर। ये क्या होता है भाई, अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई उद्यमी नया, तो उसको वहाँ पे गाइडेंस भी चाहिए होगा, उसको अन्य तरह की सुविधाएं भी चाहिए होंगी। तो इंक्यूबेशन सेंटर एक तरह से शिशु को बड़ा करने का काम करता है। अस्पतालों में अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है तो जिस डब्बे में उसको रखते हैं, जिस बॉक्स में, उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर का जो मतलब है वो कुछ ऐसा ही है कि जो नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं, उनको ऐसा एक दोस्ताना माहौल मिले जिससे कि वो आगे ग्रोथ कर सके। उन्हें कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या वित्तीय किसी भी तरह की उनको आवश्यकता है, सलाह की, लोन इत्यादि प्रोवाइड करने की, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। राइट, सो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे कुछ एजुकेशन सेक्टर में क्या किस तरह के डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, इसे देखते हैं। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर 0 पर पहुंच गई है, और ऐसे में ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर देखें उच्च प्राथमिक स्तर पर कि अगर हम बात करें अपर प्राइमरी, देखो प्राइमरी लेवल पर तो क्या हो गया, स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना, 0, बट अपर प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट जो है वो कितना है, 6.3 है। ध्यान रखें इस बात को। और कुछ बातें जान लीजिए कि एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो टोटल बजट का कितना परसेंट अगर देखें एलोकेट किया जाता है फंड यहाँ पर, तो 10.37% फंड्स एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, बजट किसके लिए एलोकेट हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर का। राइट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें और देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो आयुष्मान भारत ये क्या है, तो देखिए इसमें केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं देश के, मतलब प्रति परिवार 1 वर्ष में 5 लाख तक का इलाज कराने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। राइट, ध्यान रखें सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या मध्य प्रदेश ने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक लक्ष्य तय किए कि कितनी अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ पहुँचेगी, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश ने भी विकसित भारत के लिए तो विकसित राज्य जो बनाना में उसको ईयर 2047 तक का रखा है कि मध्य प्रदेश की 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश को बनाना है। ध्यान रखें कितना, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है मध्य प्रदेश को, ये बात हो रही है। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें एक और कि 2029 तक
बजट और सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी मतलब जो भी है उसको दुगना करना है, हमारे बजट को डबल कर देना। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो अभी वर्तमान में इसे बढ़ा करके डबल करने का लक्ष्य रखा गया। ध्यान रखें अभी कितना है, तो ध्यान रखें 16.69 लाख। अब यहां देखें कि कन्या विवाह योजना क्या है, तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसमें भी बजट में प्रावधान किया गया है। यहां पर हम इसके इंपॉर्टेंस या इसके इंपैक्ट की बात करेंगे। देखिए कन्या विवाह योजना से क्या लाभ है, अगर कोई पूछे तो आप इसे कैसे जवाब देंगे। देखिए अगर कन्या विवाह योजना के तहत जो अपने बच्चों का विवाह कराते, जो कन्याओं का विवाह होता है, कम से कम एक तो नंबर 1 उनकी आयु 18 प्लस होगी, तभी उनको इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी वो विवाह करा पाएंगे। और जो सहायता अनुदान या जो सहायता राशि मिलती है सरकार से वो तभी ले पाएंगे। एक तो बच्चों की इससे क्या होगा, माता पिता उनका बाल विवाह नहीं करेंगे तो उन्हें पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर उनकी सही उचित आयु पर विवाह होगा तो जो भविष्य की पीढ़ियां, फ्यूचर जनरेशन वो भी हेल्दी होंगी। पढ़ी लिखी अगर माँ होगी तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और जो भी आगे की भविष्य की जो पीढ़ी होगी वो उसका भी ध्यान रखने में जरूर जागरूक होगी और सक्षम होगी। तो इस तरह के प्रयासों से न केवल गरीब परिवारों को मदद की जाती बल्कि कन्याओं को अगर हम बात करें एम्पावर करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है कि अगर वे पढ़ेंगी लिखेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने स्वास्थ्य को जानेंगे अच्छे से, तो बेहतर नागरिक भी बनेंगी और बेहतर वो एक पेरेंट भी बन पाएंगी। राइट फ्रेंड्स, चलिए सो ये था आज का हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से विस्तार से इसे समझेंगे, जानेंगे। इसका पीडीएफ मैं अपनी टीम को बोल दूंगा ताकि इसके एक तो यूट्यूब पर अगर अपलोड हो रही जो हमारी क्लास तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ताकि आप वहां से लें। इसके अलावा आप हमारे चैनल का लिंक भी टेलीग्राम का हम डालने को उन्हें बोलेंगे अपनी हमारी टीम को, जिससे कि आप वहां से चैनल पर जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप यूट्यूब माफ कीजिएगा टेलीग्राम से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और ध्यान रखें इसके एमसीक्यूज भी हैं, राइट, उसमें आंसर भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सॉल्व जरूर करें। देखिए ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो आप इन्हें जरूर एक बार सॉल्व करें, राइट। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगले वीडियो में मैं इन सारे एमसीक्यूज को शामिल करूं, क्योंकि बहुत लंबा खींचूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो आपको कर देगा बोर। ये तो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद हम लेके आएंगे बजट को, तो बजट को भी आपने बेहतर तरीके से समझना, तो पूरा शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। राइट फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। फिर मिलते हैं हम अगले दिन। और एक मैसेज जरूर ध्यान रखें, देखिए आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहें तो आप हजेला आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी नगर भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में बिल्कुल आप पहुंचेंगे तो अंबेडकर जो चौराहा है वहीं पर कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, राइट। आप वैसे आप जा सकते हैं हमारे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऑनलाइन आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो राइट आपके पास वो विकल्प भी है कि आप भारत के किसी भी कोने में, मध्य प्रदेश के किसी भी छोटे से छोटे गांव में रह करके भी आप अपने घर से तैयारी कर सकते हैं। उसी क्वालिटी को हम आपको डिलीवर करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं हजेला आईएएस। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।